हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हो मुझे? यस नो? चैटिंग में बताओ। यस, वेरी गुड। स्क्रीन दिख रहा है हमारा? स्क्रीन दिख रहा है, एनर्जी लेवल लिखा हुआ, यस नो? यस, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने पिछली लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंटायर पीरियोडिक टेबल आपको रटना पड़ेगा। अननेसेसरली कुछ भी नहीं पूछते रहो, मैं पहले ही बोल चुका हूं, पीरियोडिक टेबल आपको पूरा रटना पड़ेगा। अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, कई शायद फ्लोरीन या नियॉन तक लिखा था शायद। फिर से अपन देखते हैं, वहां से वन से ही देखते हैं। देखिए, ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, ये कहां से आया? तो ऑफबॉ प्रिंसिपल से आया। ये एनर्जी लेवल है, ये ऑफबॉ प्रिंसिपल से आया। इससे हमें एनर्जी लेवल तो पता है, या N+L रूल भी बोल सकते हैं कि ये N+L रूल से हमें पता है। अब क्या है, हमें ये भी पता है कि S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो X में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। P में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। D में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और F में मैक्सिमम कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आप प्लीज यहां पे ध्यान से देखिए कि मान लो कि हाइड्रोजन एटम 1 है, तो हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो सबसे पहले 1s में जाएगा तो 1s1 होगा। हीलियम देखिए, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s में चूंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो 1s2 होगा। लिथियम देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन है, और s में तो देखिए पहले s में भरेंगे, तो s में भर दिया, मैक्सिमम कितना भर सकते हैं? 2, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 2 भर दिया। अब किस में भरेंगे? 2s में। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। बेरिलियम, अब बात करते हैं बेरिलियम की। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हमें यहाँ देखिए एनर्जी लेवल में 1s है, तो 1s में भरेंगे, और 1s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हमें पहले से पता है s में मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं। 1s के बाद कौन है? 2s। 2s में भी मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं, तो 2s में भी 2 भर दिया। बोरन देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले 1s में भरेंगे, 1s में s में मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं, 2 भर दिया। इसके बाद 2s है, 1s के बाद यहाँ देखिए 2s है, तो 2s में भी मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं, सो 2s में भी अपन मैक्सिमम 2 भर दे रहे हैं। हाँ, तो 2s में भी हम मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं, तो 2s में भी 2 भर दे रहे हैं। बट टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है और अभी तक 4 भरे, तो 2s के बाद एनर्जी किसकी है? 2p की है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2p को दे देंगे।
पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अब इस पी में एक एक इलेक्ट्रॉन डालते रहेंगे जब तक कि 6 पूरा ना आ जाए। तो बोरन हो गया। बोरन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन होता है। यहां तक हम आपको करा चुके थे। तो अब इसमें करना क्या है, 1s2 2s2 तक तो सेम रहेगा। 2p में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यहाँ 2p2 हो जाएगा, यहाँ 2p3 हो जाएगा, यहाँ 2p4 हो जाएगा, यहाँ 2p5 हो जाएगा। यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका था। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है तो अभी लिख के बोल सकता है कि सर यहां तक नहीं समझ में आया। फ्लोरीन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में अगर दिक्कत है तो बता सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया। सिर्फ वो लिखेंगे जिनको नहीं समझ में आया। आर्यन पीपल दिया, शायद आप नो लिखने का मतलब है कि आपको। आयुष कुमार, हाँ आयुष कुमार से बात कर रहे हैं, वो बोले नहीं समझ में आया। फिर आशुतोष कुमार को भी बोल रहे हैं एक बार फिर से, सर लास्ट 2s5 होगा ना? नहीं नहीं 2p5 है जी, 2p5 है, 2s5 क्यों होगा? हाँ, 2-3 बच्चे ने लिखा है आयुष कुमार सर नहीं समझ में आया। आयुष मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बेटा। ये एनर्जी लेवल है, इसमें इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा। ये समझ में आ रहा है? एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, रुक जाओ, एक बार डिलीट करके फिर से समझाता हूँ। फिर से देखो, ऊपर जो लिखा हुआ है बेटा ये एनर्जी लेवल है, इसमें इलेक्ट्रॉन भराएगा, इसी ऑर्डर में भराएगा। s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। ये एनर्जी लेवल आपको याद रखना होगा। कैसे याद रखते हैं? एक तो कुछ बहुत दूर तक तो ऐसे ही याद हो जाता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये ऐसे ही याद हो जाता है यहाँ तक। तो इसके बाद n+l रूल लगा के याद रख सकते हैं, या सीधा ऑफ प्रिंसिपल से सीधा एकदम एनर्जी लेवल को ही रख ले। n+l रूल ज्यादा बेटर है। अगर n+l रूल को यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। तो एक तो एनर्जी लेवल याद रखना होगा। तो हमें पता है पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फिर किस में जाएगा। अब किस में कितना जाएगा, तो अगर s लिखा हुआ है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर p लिखा हुआ है तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम बोल रहा हूं बेटा, मैक्सिमम, 0 से लेके मैक्सिमम ये आ सकता है। d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो टोटल s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब देखो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में आएगा? 1s में आएगा। सबसे पहले 1s है, तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, खत्म हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकता है, हाइड्रोजन लिख के बता सकता है। एंड प्लीज आदित्य आलतू फालतू मत लिखो कि ऑफलाइन करते हैं तो ऑनलाइन करना जरूरी है। नहीं आया करो ऑनलाइन में, ऑफलाइन करते हो। हाइड्रोजन में किसी को दिक्कत है तो लिख सकता है। सो हाइड्रोजन में दिक्कत नहीं है। हीलियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s में हम यहां बोल चुके हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद देखिए लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं s में 2 ही जा सकता है, तो 1s में तो हमने 2 भर दिया, लेकिन टोटल 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो अब जाएगा 2s में, और 2s में चूंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन जा पाएगा। मुझे बताइए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इन तीनों में किसी को डाउट है? लिख के बोल सकता है समझ आया नहीं आया। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इन तीनों में समझ में आ गया बेटा? इन तीनों में खास करके उनसे पूछ रहा हूं जो पहले नहीं आया, जो पहले बोले थे नहीं आया समझ में। अच्छा वेरी गुड। अब बेरिलियम की बात करते हैं।
बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो 1s में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं तो 2 भरेंगे, और 4 पूरा हो गया तो बेरिलियम भी खत्म हो गया, बेरिलियम भी पूरा हो गया। बोरॉन देखते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s में 2 दे दिया, 2s में 2 दे दिया, 1s भर गया, 2s भर गया। अब इसके बाद कौन सा भरेंगे, 2p भरेंगे, 2p भरेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके, तो p में कितना जाएगा, 1। बोरॉन में किसी को डाउट है तो लिख सकता है, या बोरॉन तक, हाइड्रोजन से लेके बोरॉन तक किसी को डाउट है लिख सकता है। अब देखिए बोरॉन के बाद आएगा कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन। तो इन सब में 1s2 होगा, 2s2 होगा, और p में हम पहले से बोल चुके हैं 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो p में हम क्या किए, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, 2 कर दिए, फिर से p में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, 3 कर दिए, फिर p में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, 4 कर दिए, फिर p में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, 5 कर दिए। अब मुझे बताइए फ्लोरीन तक किसी भी एलिमेंट में किसी को डाउट है पूछ सकता है, फ्लोरीन तक लिख सकता है कि हाँ सर डाउट है। क्या किसी को डाउट है फ्लोरीन तक, यस नो, नो, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, फ्लोरीन तक समझ में आ गया ना। यहां तक की बातें हम पहले पढ़ाए हुए थे तो हम डिलीट कर देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। अब हम नियॉन से स्टार्ट करते हैं लिखना। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन है नियॉन में, 1s2, 2s2 4 हो गए, 2p6 10 हो गया। p में मैक्सिमम 6 जा सकता है, तो p तक तो आ गया। अब आगे p तक फुल हो गया, 1s फुल हो गया, 2s फुल हो गया, 2p फुल हो गया। अब 3s में जाएंगे तो सोडियम होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखिए 6 4 10 1 11, 3s में 1 चला गया। मैग्नीशियम होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। s में मैक्सिमम 2 ही जा सकता है, तो s तक खत्म हो गया, s तक खत्म हो गया। एल्युमिनियम देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। 3s के बाद 3p आ रहा है और p में एक ही जा रहा है। मेरे पास बोर्ड में नथिंग, कुछ भी नहीं है, मेरा बोर्ड एकदम क्लीन है। उत्कर्ष आर्यन बोल रहा है कि सम अनयूजुअल रिटन ऑन बोर्ड, प्लीज इरेज इट। तो मुझे पहले ये बताओ बाकी बच्चे, क्या बाकी बच्चों के बोर्ड पे भी समथिंग अनयूजुअल रिटन ऑन बोर्ड आ रहा है? नो सर, बाकी बच्चे तो नो बोल रहे हैं, ऑल राइट बोल रहे हैं, ऑल क्लियर। तो जिनके बोर्ड पर अनयूजुअल कुछ लिखा हुआ आ रहा है वो चाहे तो फिर से लॉगिन हो सकते हैं, और कोई उपाय ही नहीं है। मैं क्या कहूँ, मेरा बोर्ड एकदम क्लीन है, कुछ रहे तभी तो मिटाऊं। सो और लिखते भी आप ही लोग हो, लिखते भी आप ही लोग हो। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं आता है नहीं लिखने का, पहले शेयर करते हैं उसके बाद ऑप्शन आता है नहीं लिखने का, उतनी देर में आप लिख देते हो। खैर हाँ, कोई कुछ ना कुछ लिख देता है, कुछ अनयूजुअल आ रहा है, अब इससे टाइम खराब होता है। अल्युमिनियम तक किसी को डाउट है, यस नो, डाउट है बोलेगा अल्युमिनियम तक। अल्युमिनियम तक किसी को डाउट है, नो। सिलिकॉन देखिए, अल्युमिनियम में देखिए 3p में 1 इलेक्ट्रॉन गया और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो सिलिकॉन में अब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 3p2 कर दीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। फास्फोरस में देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3।
सल्फर में देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। क्लोरीन में देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। आर्गन में देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब ये 3pv फुल हो गया, 3pv फुल हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4s में जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा? 4s में जाएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। पोटेशियम तक मैंने बता दिया। किसी को डाउट है पोटेशियम तक तो वो बोल सकता है। पोटेशियम तक किसी को कोई डाउट है क्या? आर्यन पीपल्डिया, हाँ क्या डाउट है? नो। अनुज्ञा सक्सेना, नो डाउट, नो डाउट। आर्यन क्या डाउट है बेटा? ऋतिक त्रिवेदी, अपन ने कुछ बोला थर्ड सेल में क्या रहेगा? ऋतिक त्रिवेदी, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड सेल में हाँ 3pd रहेगा, लेकिन डी की एनर्जी ज्यादा है ना 4s से। पोटेशियम में डाउट है, आर्यन पीपल्डिया। हाँ आर्यन पीपल्डिया, पोटेशियम में क्यों डाउट है? 3p में एक बार 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। आर्यन जी, आर्यन पीपल्डिया, 3p में एक बार 6 इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 19वां इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा? 3p के बाद क्या होता है? 4s। यहां देखिए आर्यन पीपल्डिया, देखिए 3p के बाद क्या आया है? 4s। तो अब 19वां इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। मुझे बताओ आर्यन, पोटेशियम समझ में आया नहीं आया? आर्यन बोलोगे बेटा? यार मैं कुछ पढ़ा रहा होता हूँ, तुम कुछ बता रहे हो, पूछ रहे होते हो। जानते हैं आप इंटरेक्ट सही से करने नहीं देते। हुंड्स रूल के लिए जरूरी है ना बेटा कि डीजेनरेट ऑर्बिटल हो। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल कहां से शुरू होता है? देख लो। हाँ आर्यन पीपल्दिया को आ गया। एक बात, मेरी बात सुनिए, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड डाउट यहाँ पूछ रहे हैं। आप कुछ अलग लिख देते हैं, सर हमें एनर्जी लेवल का सीक्वेंस लर्न करना होगा। हाँ मुदित, एनर्जी लेवल का सीक्वेंस लर्न करना होगा। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ये सीक्वेंस लर्न करना होगा। और इस सीक्वेंस को लर्न करने का, जैसे मान लो कंपेयर करना है, लर्न करने का सबसे आसान तरीका है n+l रूल। जब तक तुम n+l रूल से रिलेट नहीं करोगे, ये लर्न नहीं होगा आपसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा पूछ रहा है कि हुंड्स रूल कार्बन से क्यों अप्लाई होता है? तो आपने जाना होगा कि हुंड्स रूल तब अप्लाई होगा जब हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन में 1s1 है, यहाँ डीजेनरेट नहीं है। हीलियम में 1s2 है, यहाँ भी डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, एक ही ऑर्बिटल है। लिथियम में 1s2, 2s1 है, यहाँ भी डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है। नहीं लिखना है भाई, तभी लिखना है। ये कौन लिख रहा है बार बार? अरविंद शर्मो, शांत रहोगे तुम? न्यू पीरियड में न्यू सेल शुरू होगा। हम पीरियड पढ़ाए क्या अभी तक? कहे कहीं के न्यू पीरियड में न्यू सेल शुरू होगा, पीरियड पढ़ाया क्या मैंने अभी?
अरविंद क्यों लिख रहे हो? हम जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड डाउट पूछोगे ना। तुमको यहां से लेके पोटेशियम तक कोई डाउट है क्या अरविंद? तो फिर शांत से बैठो, पढ़ाने दो मुझे। लिथियम में देखिए 1s की एनर्जी कम है और 2s की ज्यादा है, तो यहाँ भी डीजेनरेट नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। बेरिलियम में देखिए 1s2 2s2, 1s की एनर्जी कम है, 2s की ज्यादा है, यहाँ भी डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है। बोरॉन में देखिए 5, 1s2 2s2 2p1, 1s में एक ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी सबसे कम, 2s में एक ऑर्बिटल है, इसकी भी एनर्जी 1s से ज्यादा, सेम नहीं है। और 2p के एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी के 2 ऑर्बिटल खाली है, चूंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहाँ नहीं अप्लाई होगा। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p2, इसमें एक ऑर्बिटल है, नो प्रॉब्लम, इसमें भी एक ऑर्बिटल है, नो प्रॉब्लम, इसमें 3 ऑर्बिटल है। 3 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होगा या इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भरेगा। अगर हम इसको 1 माने और इसको 2 माने तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, 1 की तरह या 2 की तरह? 1 की तरह। वेरी गुड। अब समझ में आया कि हुम्स रूल कार्बन से ही क्यों स्टार्ट हो रहा है, किसने पूछा था, बार बार लिख रहा था। समझ में आया हुम्स रूल कार्बन से ही क्यों स्टार्ट होता है, उसके पहले स्टार्ट नहीं हो रहा है कहीं हुम्स रूल, है ना? तो ये समझा भी चुके हैं, फिर भी आप प्लीज रिलेटेड डाउट पूछा करो। पोटेशियम तक शायद किसी को अब डाउट नहीं है, आगे देखते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम की बात हो रही है, मैं ऐसा करता हूं प्रीवियस पेज से ये मैं कट करके ले आता हूं, तो क्या होगा, ये मैं ले आता हूं प्रीवियस पेज, तो क्या होगा कि आपको थोड़ी सुविधा होगी। अब देखिए कैल्शियम का लिखते हैं तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 1s हो गया, उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, उसके बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, उसके बाद 3s में 2, 3p में 6, इसके बाद 4s, तो देखिए यहां तक कितना हो गया, 6 4 10 16 17 18, इसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। सो यहां तक कंप्लीटली फिल हो गया, यहां तक कैल्शियम में यहां तक कंप्लीटली फिल हो गया। फिल हो गया नहीं हो गया? हो गया ना। अब देखिए स्कैंडियम, आप मुझे बताओ 4s से बाद किसकी एनर्जी है? 3d की एनर्जी। 4s के बाद किसकी एनर्जी है बेटा, लिख के बताना। 4s के बाद किसकी एनर्जी है? 3d की। तो अब इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, तो यहां तक तो सेम लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d1 में जाएगा। अब देखिए मेरी बात सुनिए, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हो जैसे लिखा हुआ है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं, देखिएगा ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूं। 3p6 के बाद 4s2 में गया, उसके बाद 3d में मैं ऐसे लिखता हूं, 3d1 मैं लिखता हूं पहले 4s में फिर 3d में, लेकिन हम एक सेल वाले 333 एक वाले एक साथ लिखता हूं। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किया पहले 4s में और बाद में 3d में, पहले कहां फिल किया 4s में और बाद में कहां फिल किया 3d में, लेकिन यहां लिखा हुआ पहले 3d है। एक चीज मैं ऐसे कर देता हूं कि 3p के बाद यहां आया इलेक्ट्रॉन और यहां के बाद यहां आया इलेक्ट्रॉन, मैं लिखता ऐसे हूं, नहीं आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बट मैं इस ऑर्डर में इसलिए लिखता हूं कि एक सेल वाले एक साथ होते हैं। बुक्स वगैरह में भी आपको मेरे स्टाइल में ही लिखा हुआ मिलेगा।
अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो जिस स्टाइल में मैं लिखा हुआ हूँ उसी स्टाइल में मिलेगा। बट बच्चे को समझाने के लिए क्या जाता है, 4s पहले लिख दिया जाता है, 3d बाद में लिख दिया जाता है। हम इलेक्ट्रॉन जरूर 4s में पहले डालते हैं, उसके बाद 3d में। तो हम बुक इस स्टाइल में ही यहाँ लिख रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, देखिएगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s2, उसके बाद 3d2 में जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए हम कैसे लिख रहे हैं, पहले 4s2 लिख रहे हैं, फिर वापस आके 3d2 लिख रहे हैं। 1s2 वेनेडियम में 23 इलेक्ट्रॉन है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अगर यही स्टाइल फॉलो करें तो यहां होना चाहिए 4s2, 3d4, बट ये गलत है, ये होता नहीं, ये गलत है। तो होता क्या है, ये देखिए, होता है 4s1, 3d5, ये गलत है, ये जो है ये गलत है, ये सही है, और ये एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन। क्यों है ये एक्सेप्शन? हाँ जी सही होगा राहुल, बोला तो किस, क्यों है ये एक्सेप्शन, ये हम बाद में बात करेंगे, या ये एक्सेप्शन है पहले ये याद रखें कि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसकी चर्चा बाद में, मे भी अगले क्लास तक जब मैं सारे एक्सेप्शन बता दूंगा तब। ऑफ कोर्स वही अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसकी लोएस्ट एनर्जी, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। सो पहला एक्सेप्शन क्रोमियम है, इसके बाद कोई एक्सेप्शन यहां नहीं है, फिर कॉपर जाके आएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। देखिए यहां तक 18 हुआ, 4s2 में 20 हो गया, फिर 3d5 आ गया, 25 हो गया। आयरन देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद 4s2, उसके बाद 3d6। कोबाल्ट देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आता हूं वापस। मैं इसको हटाना चाह रहा हूं, हट नहीं रहा। एनीवे नहीं हट रहा है, कोई बात नहीं, अपन कोबाल्ट तक यहां लिखते हैं। सुन रहे बेटा मुझे? यस नो? हाँ वेरी गुड फाइन, एक भी यस लिख दे तो बाकी लोग शांत हो जाओ। कोबाल्ट तक हमने लिखा है ना, मैं इसे हटाना चाह रहा था, नहीं हट रहा था, कोई बात नहीं। निकेल और कॉपर अपन यहां लिख देते हैं।
निकल यहां लिख देते हैं, निकल होता है 28, तो देखिए मैं लिख रहा हूं, और कॉपर होता है 29। मैं लिख रहा हूं निकल के लिए 1s2 2s2 2p6। 2p6 जैसे ही खत्म करते हैं ना 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। 3s2 3p6, 3s2 3p6 खत्म हुआ ना 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4s2 लिखा 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, 28 लिखना है तो 3d8 आएगा। अब कॉपर के लिए लिख रहा हूं, 29 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, होना चाहिए 4s2 3d9, गलत है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्या करेक्ट है? होता है 3d10 4s1, ये करेक्ट है। और ये भी एक्सेप्शन है, ये भी क्या है? एक्सेप्शन है। कम से कम 36 तक तो आपको लिखने के लिए बिल्कुल जानना चाहिए। हम एक्सेप्शन आगे भी लिखवाएंगे। 36 तक तो बिल्कुल ही जानना चाहिए आपको कि कैसे लिखते हैं। और आज के डेट में आपको प्रैक्टिस करना है। जिन बच्चों को नहीं आता है लिखने, उनको आज के डेट में प्रैक्टिस करना है। कम से कम आज जहां तक हम बताएंगे वहां तक उनको लिखने आना चाहिए, एनर्जी लेवल लर्न रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जिंक लिख रहे हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल बार बार मैं लाऊंगा नहीं, फिर लाऊंगा फिर फंस जाएगा। तो अपन ठीक है, अपन को एनर्जी लेवल याद है और आप भी याद रखो। जिंक 30 है, देखिए लिख रहा हूं मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 4s2 में 20 हो गया और 3d10 30 हो गया। हम पहले 4s2 लिख रहे हैं, फिर 3d10 लिख रहे हैं। 4s के बाद किस में एनर्जी आएगी? तो आएगी 4s के बाद, आप एनर्जी लेवल देखिए, 4s के बाद 4p होगा। आप देख लीजिए पीछे पेज करके, 4s के बाद कौन है? 4s के बाद 3d है, उसके बाद 4p है। 3d में भी हमने भर चुके हैं, 4p आएगा। अब इलेक्ट्रॉन 4p में आएगा। तो नेक्स्ट देखिए, गैलियम में इलेक्ट्रॉन 4p में आएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहां तक 30 हो गया। 31 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो 3d के बाद देखिए, 4s के बाद 3d में आता है और 3d के बाद 4p में जाता है, तो 4p1। अब जर्मेनियम ऐसे ही होगा, यहां हो जाएगा 4p2। आर्सेनिक ऐसे ही हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4p3। सेलेनियम ऐसे ही होगा, यहां हो जाएगा 4p4। ब्रोमीन ऐसे ही होगा, यहां हो जाएगा 4p5। क्रिप्टन ऐसे ही होगा, यहां हो जाएगा 4p6। 4p6 फुल हो गया। 36 तक मिनिमम आपको लिखने आना चाहिए। अब मुझे बताइए कि रिवेडियम में तो 4p6 तक लिख दिए, बट यहां 37 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट किस में जाएगा? आपको याद है एनर्जी लेवल? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5s। वेरी गुड, सत्यम यादव। एनर्जी लेवल देखिए 5s होगा। सो 4p के बाद 5s होगा। प्रीवियस पेज देखिए, 4p के बाद 5s है, तो 5s में जाएगा इलेक्ट्रॉन। सो देखिए 5s1, और s में मैक्सिमम 2 जा सकता है, तो यहाँ 4p6 5s2 होगा। यहाँ के बाद मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ये चीज आप अच्छे से लर्न करो। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं या जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे लिखे थे सर नहीं समझ में आ रहा है, मेरा सिर्फ उन बच्चों से पूछना है। वो बच्चे बताएंगे कि बेटा आपको समझ में आया लिखना या नहीं आया। वो बच्चे जो पहले लिखे थे नहीं आया, नहीं आया तो लिखो बेटा, हम फिर से समझाएंगे। यस सर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। सो आप सर
यस सर, बहुत आसान लग रहा है। हाँ जी, बहुत आसान है बेटा आयुष। मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन आप क्या करना, घर जाकर के 1 से लेके 38 तक जो मैं कराया हूँ, 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, और 38 तक एनर्जी लेवल याद करना बहुत आसान है। कॉपर एंड जिंक, फिर से कॉपर एक्सेप्शन है बेटा। सेम एनर्जी लेवल देखो, इस एनर्जी लेवल से कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन है, तो इस एनर्जी में लेवल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, 2 यहाँ भरेंगे, पी है तो 6 भरेंगे, एस है तो 2 भरेंगे, पी है तो 6 भरेंगे, एस है तो 2 भरेंगे, डी आ गया। अब डी में कितना कितना है टोटल? कॉपर का 29 होता है, तो कितना भर चुके हो? 10 10 20 भर चुके हो। डी में 9 भरेंगे, तो ये भरना चाहिए था इसके हिसाब से, बट कॉपर एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या होता है? 4s के बाद यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ 1 घट जाता है, और यहाँ 10 हो जाता है। ये फुल फील्ड हाफ फील्ड का कुछ चक्कर है यहाँ पे। तो अपन ये नहीं बता रहे हैं कि क्या चक्कर है, अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या होता है, और ये एक्सेप्शन है कॉपर। तो सिर्फ ये बता रहे हैं, हाँ रीजन है एक्सेप्शन का, जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा वही आएगा कॉन्फ़िगरेशन में। तो रीजन तो है ही, हम रीजन भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इनफैक्ट एक्सेप्शन कम से कम 12-13 एक्सेप्शन अलग से पढ़ाएंगे, एक्सेप्शन और भी है, तो 12-13 एक्सेप्शन में अलग से पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक्सेप्शन पढ़ाने से पहले क्लास का, मेरी क्लास का हर बच्चा राइट फ्रॉम 1 to 38 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। हाँ, एक लड़का पूछ रहा है आगे 4D आ जाएगा तो 4 वाले में लिखना। हाँ, हम आगे दिखाएंगे लिखना। यहाँ तक कैसे लिखें ये तो लिखा हुआ ही है, आप यहाँ तक तो तैयारी करो ना लिखने का। हम सारे सेल वाले एक साथ लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन भले आगे चला जाता हो, हम सारे सेल वाले एक साथ लिखते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, अपन बात करते हैं डीपीपी। मैंने आपको दिया था रेस हमने आपको दिया था, रेस नंबर 0, ये होमवर्क था। अब आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेगी, और वो सिर्फ रटना है। आप प्लीज टेबल में भर लेना, मैं तो आपको आंसर भी भेज दिया था, बट फिर भी एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूं इसको, कि यूज्ड एज प्रमोटर। तो पहला तो बच्चा यही पूछेगा कि प्रमोटर क्या होता है सर? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, तो इसका आंसर है मॉलीबेडनम, MOLYBDENUM, मॉलीबेडनम। इसका आंसर ये है। 2-3 बातें आती है कि सर हैबर प्रोसेस क्या है, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की विधि को बोलते हैं हैबर प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर प्रोसेस। इसमें कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं, है ना। दूसरे कैटलिस्ट निकेल भी यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, आयरन कैटलिस्ट अगर यूज करते हैं, आयरन कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट आप समझते होंगे, कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट कर देता है। कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर देता है। नहीं लिखो ना हैबर प्रोसेस व्हाट इज, हम बता रहे हैं ना राहुल सिंह, क्यों लिख रहे हो? हैबर प्रोसेस मेथड है जिससे अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नाइट्रोजन एंड आयरन से। इसमें कैटलिस्ट है आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन, मतलब पाउडर्ड आयरन इसमें कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करता है। और कैटलिस्ट बहुत अच्छा काम करे इसके लिए इसमें मॉलीबेडनम डालते हैं, मॉलीबेडनम। तो पहले का आंसर हो गया मॉलीबेडनम। ये पूरा ही डिस्कस करूंगा, सो आपको कुछ नहीं करना है। रिएक्शन बैलेंस करने का कोई ये नहीं है 2NH3 होगा। सचिन कुमार, बैलेंस करना जरूरी नहीं है यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। दूसरा है यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वायर्स एंड वाटर पाइप्स। सेकंड है यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वायर्स एंड वाटर पाइप्स, एंड आल्सो alloy with tin and zinc to form some important alloy.
ये कॉपर है, कॉपर वायर कॉपर यूज करते हैं, और कॉपर का टीन के साथ एलॉय होता है, पीतल जो आप बोलते हैं, ब्रोंज। कॉपर का साथ जिंक, कॉपर का जिंक के साथ एलॉय होता है, ब्रास। तो ये कॉपर है, ये कॉपर है। कॉपर प्लस जिंक ब्रास होगा, कॉपर प्लस टीन ब्रोंज होगा। कुछ नहीं लिखो, अनुज्ञा सक्सेना, कुछ नहीं लिखो। अपन पहला तीसरा में किसी को डाउट है हम खुद पूछेंगे, 11 तक मुझे आने दो। फिफ्थ, its oxide is used in making sindoor and also used as anti-knocking agent in fuel। कहते ना leaded, unleaded पेट्रोल, leaded पेट्रोल, तो एंटी नॉकिंग एजेंट तो लेड के कारण है, और सिंदूर होता है लेड का ही ऑक्साइड, Pb3O4 होता है, Pb3O4। सो ये कंपाउंड है Pb3O4। तो Pb3O4 तो कंपाउंड है जो सिंदूर है, बट जो वहां भराएगा वो भराएगा लेड, और सिंदूर जो है वो है Pb3O4, ये है सिंदूर। तो यहां भराएगा लेड, ये आपका आंसर है, ये जो आप भरेंगे ये आंसर है। नेक्स्ट है सब्सटेंस यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। माइका यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? माइका यूज करते हैं। एंशियंट इजिप्टियन मेड ब्लैक आई मेकअप विथ दिस एलिमेंट। जस्ट इंफॉर्मेशन है कि इजिप्टियन जो है, एंशियंट इजिप्टियन आंख को काले कैसे करते थे, तो एंटी मनी से करते थे। A pale yellow material used in vulcanization of rubber। सल्फर से करते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। सल्फर, सवाल उठता है वल्केनाइजेशन क्या है? सवाल उठता है कि वल्केनाइजेशन क्या है? तो नेचुरल रबर से रियल रबर बनाने के मेथड को बोलते हैं वल्केनाइजेशन। माइका जो यूज करते हैं बेटा आप लोग, माइका नहीं लगाते हैं ये दरवाजे में या कहीं भी माइका यूज करते हैं ना, घरों में इंटीरियर में यूज करते हैं माइका। तो वल्केनाइजेशन की बात करते हैं। वल्केनाइजेशन इज द प्रोसेस, वल्केनाइजेशन is the process which involves the treatment of natural rubber with sulfur, to form cross links, between section of a polymer, to produce a rubberist material boasting excellent rigidity and durability। देखिए वल्केनाइजेशन ऑफ रबर एक प्रोसेस है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर एक प्रोसेस है जिसमें नेचुरल रबर जो होता है ना, लैटेक्स नेचुरल रबर, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो नेचुरल रबर होता है। तो नेचुरल रबर में बिल्कुल रबर जैसी प्रॉपर्टी नहीं आती है कि खींचे तो पूरा एकदम खींचा जाए, उतनी ज्यादा नहीं आती है नेचुरल रबर में।
तो हम उस रबर का सल्फर के साथ वल्केनाइजेशन करते हैं। वल्केनाइजेशन में होगा क्या कि कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। तो ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर था, ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर था, इसके बीच में बॉन्ड बन जाते हैं ऐसे ऐसे। तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और उनमें इलास्टिक जैसा प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है। सो अब मैं 1 से लेके 11 तक एक्सप्लेन कर दिया। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। और अविरल, व्हाट इज माइका, ये सब तुरंत मत पूछ दिया करो। मैं पूछता हूं आपसे कि 1 से 11 तक कोई डाउट है तब पूछा करो। पेशेंस के साथ बैठ के सुनो मेरी बात। 1 से 11 तक कोई डाउट है किसी को? 1 में आ रहा है 1। हाँ, अविरव दुबे, 1 में क्या डाउट है? सचिन कुमार, पीटूंगा मैं तुमको। मैं अभी बुक पूछने का टाइम है। हम पूछ क्या रहे हैं आपसे? 1 से 11 तक कोई डाउट है क्या? बुक के बारे में मैं बोल चुका हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी लेक्चर नोट पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, और हम जो भेजते हैं यहाँ से सीट वो भी पढ़नी है। प्लीज कोई भी एक्स्ट्रा सवाल नहीं किया कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वहां से कीजिए। 1 से 11 में कोई कहाँ डाउट है? Molybdenum is not a catalyst, it is a promoter. Promoter means, अच्छा मैं समझ गया आपका डाउट, समझ गया जो एक पूछ रहे हैं। कैटलिस्ट होता है, प्रमोटर इंक्रीज करता है कैटलिस्ट की एक्टिविटी को। प्रमोटर इंक्रीजेज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। प्रमोटर इंक्रीजेज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। मतलब जैसे कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करता है। लेकिन अगर कैटलिस्ट के साथ प्रमोटर डाल दोगे तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर मैं कैटलिस्ट नहीं डालूंगा, सिर्फ प्रमोटर डालूंगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो, देखो देखो देखो, यहां देखो, प्लीज मेरी बात सुनो। 1 में डाउट है, एकदम क्लियर। आयरन कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन पहले होता था 10 आवर्स में, आयरन डालने के बाद 1 आवर में हो गया। हम चाहते हैं और फास्ट हो जाए, तो अब इसमें मॉलिब्डेनम डाल देते हैं। मॉलिब्डेनम डालने के बाद ये रिएक्शन 15 से 20 सेकंड में हो रहा है। तो फिर सोचते हैं कि क्या हम आयरन ना डालें, फिर सिर्फ मॉलिब्डेनम डालेंगे तो होगा? अगर हम आयरन ना डाल के सिर्फ मॉलिब्डेनम डालते हैं तो रिएक्शन फिर से 10 आवर्स में होता है। मींस कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, और कैटलिस्ट अच्छा से काम करे इसके लिए उसमें प्रमोटर डालते हैं। हाँ, कैटलिस्ट को प्रमोटर बोलते हैं, एकदम सही बोल रहे हैं आयुष कुमार, वेरी गुड। हाँ, रिएक्ट नहीं करेगा, बस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, मींस कैटलिस्ट को और अच्छा बनाएगा, कैटलिस्ट को और अच्छा बनाएगा। एक आया था एंटी नॉकिंग एजेंट का क्या मतलब है? प्लीज मत लिखो, आपके क्या होते हैं ना, क्वेश्चन ऊपर चले जा रहे हैं। एक आता है प्रमोटर लेट नहीं करेगा, लेट करने के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं, लेट नहीं करेगा प्रमोटर, प्रमोटर एक्टिविटी को बढ़ाएगा, है ना, रिएक्शन को फास्ट करेगा। अब देखिए, एक बच्चे ने पूछा था एंटी नॉकिंग एजेंट का क्या मतलब है? मतलब नॉकिंग क्या है पहले ये समझते। इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल है नॉकिंग। जैसे कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं और खूब धुआं जैसा निकलता है, इसका मतलब है फ्यूल का प्रॉपर कंबशन नहीं हो रहा है, धुआं जैसा निकलना इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल है। नॉकिंग बढ़ाना मींस इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल बढ़ जाना। और एंटी नॉकिंग मतलब ऐसा एजेंट डालें जिससे कि कंबशन अच्छे से हो, उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। शायद आपको समझ में आ गया होगा। एंटी नॉकिंग एजेंट डालने से फ्यूल का कंबशन अच्छे से होता है, धुआं जैसा नहीं निकलता है। एक और डाउट आ रहा था, माइका क्या? यार टेबल उबल पे एक सीट नहीं लगाते हैं, उसको माइका बोलते हैं। किसी मटेरियल का बना होता होगा, कई 2 3 4 तरह के, ये क्या कहते हैं वो माइका, वो मिनरल्स और ये सब का बना होता। हाँ, सनमाइका, यस यस, टेबल ओबल पे जो मटेरियल, हाँ इंसुलेटर। और किसी को 11 तक कोई डाउट है? मुझे जितना क्वेश्चन नजर आया वो मैं समझ में आ गया।
नहीं, कंबसन ज्यादा करना, एंटी नॉकिंग एजेंट, कंबसन प्रॉपर करना, प्रॉपर कंबसन करना, ये मतलब। पॉलीमर होता है कि जैसे जैसे कोई इथिलीन का फार्मूला C2H4, ये इथिलीन है, और इससे क्रॉस लिंक चेन हो गया होल एन, तो ये एक पॉलीथीन है ना, ये इथिलीन है या इथीन है, ये पॉलीथीन है, एन होल एन लग गया तो ये पॉलीमर बन गया। तो पॉलीमर का मतलब हो गया कि कई मॉलिक्यूल मिल करके एसोसिएट हो गए, बड़े मॉलिक्यूल, काफी बड़े मॉलिक्यूल हो गए। एक बार फिर से बोलना कि 1 से लेके 11 तक अभी भी किसी को कोई डाउट है? यस, नो? नो डाउट। नेक्स्ट, pure common salt is not, but common salt with impurities of MgCl2 is hygroscopic compound होगा। हाइग्रोस्कोपिक नहीं, डीलिक्विसेंट, क्योंकि वो कॉमन साल्ट जो होता है ना, उसमें जैसे टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट रखते हैं तो कभी कभी उसमें पानी जैसा आपको मिलता है, तो पानी जैसा मिलता है, तो आपने पूछा था कि सर साल्ट NaCl क्या है, डीलिक्विसेंट होता है? तो हमने बोला था नो। हमने बोला था उस समय कि इम्प्योरिटी के कारण होता है। तो किस चीज की इम्प्योरिटी होती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी होती है, और इसे बोलेंगे डीलिक्विसेंट। यस, यस। रबर इज नेचुरल, या लैटेक्स बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? लैटेक्स। रबर प्लांट होता है ना, तो रबर प्लांट से जो दूध निकला, मिल्क जैसा प्रोडक्ट निकला, वो हो गया नेचुरल, और उससे हम वल्केनाइज करके रबर बनाते हैं, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी लाते हैं कि खींचने पे भी वो टूटता नहीं। प्लीज यहाँ आ जाओ। कॉमन सॉल्ट जो NaCl होता है वो ना तो डीलिक्विसेंट होता है ना हाइग्रोस्कोपिक होता है, बट उसमें MgCl2 के इम्प्योरिटी होती है और वो डीलिक्विसेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, खासकर रेनी सीजन में या ज्यादा ह्यूमिड मौसम में सॉल्ट लगता है, थोड़ा थोड़ा पानी जैसा हो गया है उसमें। इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज किसकी होती है? MgCl2 की होती है। अब देखिए, क्विक लाइम व्हेन केप्ट इन ओपन एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है। CaO, मैंने बताया ये CaO क्या है, हाइग्रोस्कोपिक, तो एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर, तो ये होगा हाइग्रोस्कोपिक। हाँ, अब देखिए, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेटल आर यूज्ड टू फॉर्म वायर, मेटल को वायर में कन्वर्ट करते हैं किस प्रॉपर्टी से? डक्टिलिटी। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल होते हैं, इतना सॉफ्ट मेटल होता है ये कि सोडियम मेटल अगर है तो सोडियम के ब्रिक को आप चाकू से काट सकते हैं, मोस्ट ऑफ, हाँ, नाइफ से काट सकते हैं। वेरी गुड। The study of hydrocarbon and their derivative is known as organic. Along with chromium, this metal is a major component of alloy. Nickel chrome होता है तो निकेल हो जाएगा, NiCkel. Metal which is an important component of blood, iron. आप जानते होंगे कि हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन 2+, है ना, तो आयरन के आयन होते हैं। 13 से 21, 13 to 21, किसी को डाउट है? 13 to 21 किसी को डाउट है? नो, क्लियर है बेटा एवरीथिंग? 13 NaCl को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, NaCl को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। ये ना तो डीलिक्विसेंट है ना हाइग्रोस्कोपिक है, बट इसमें मिला होता है इम्प्योरिटी MgCl2 की, ये इम्प्योरिटी होती है, और ये डीलिक्विसेंट होता है। मतलब पानी एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड जैसा हो जाएगा, ये डीलिक्विसेंट होता है और पानी एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड जैसा हो जाता है।
15। यार मैं आपको पढ़ाया था मेहुल कुमार, इसका मतलब वो लोग पूछ रहे हैं 13 15 जिनको नहीं पहले डेफिनेशन। यार आपके पास मेरी हैंड आउट होगी ना, उसे पढ़ो ना, उसमें डेफिनेशन एग्जांपल यही लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड ही एग्जांपल लिखा हुआ है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो कैल्शियम ऑक्साइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से। निकेल क्रोम, ये तो रटने वाली बात है कि एक एलॉय है जिसका नाम है निक्रोम, एक एलॉय है जिसका नाम है निक्रोम। नाम से ही क्लियर है, ये इसमें निकेल होता है और क्रोमियम होता है। एक एलॉय है जिसका नाम है निक्रोम, नाम से ही क्लियर है, एक निकेल होता है, एक क्रोमियम होता है। नहीं, 15 इफ्लोरेसेंस नहीं हो सकता है। इफ्लोरेशन में वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए ना, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल कहां से लाएगा, कहां से प्रोड्यूस करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मॉलिक्यूल कहां से निकलेगा? 14 एंड 16, 14 एंड 16 तो है ही नहीं इसमें। बेवकूफ है, कुछ भी पूछता रहता है। आइए डाउन। मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड यूज्ड इन थर्मोमीटर, मरकरी। द मोस्ट ब्यूटीफुल जेम डायमंड इज मेड अप ऑफ, डायमंड कार्बन का बना होता है, कार्बन। Its alloy is used in a low melting plug for automatic fire sprinkle system, automatic fire sprinkle system, ये बना होता है बिस्मुथ का। हमें पता है, आप पूछ सकते हो यहां से, तो थोड़ी देर में पूछना। A soft valuable metal, its purity is measured in carat, gold, gold को 22 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट है ना गोल्ड। It is present in lead with soldier, solder, solder, soldier नहीं solder, tin। Alum on getting exposed gets converted to powder by losing water of hydration, water of hydration जब लूज करेगा तो इसको बोलेंगे इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस का डिफिनेशन लिखाए हैं कि जो एटमॉस्फेयर में रखो और उससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, इसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। एलम से ऐसा होता है, एलम से ऐसा होता है। frequently used in jewelry, this metal is best conductor of heat and electricity, बेस्ट लिखा हुआ है, सिल्वर होगा, याद रखिएगा क्या होगा, सिल्वर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी, रेडियम। जो डाउट आ सकता है हम उस पर बात करते हैं। फोर्थ में आपको डाउट आ सकता है कि ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकल सिस्टम क्या है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, खासकर मॉल में, फायर फायर के लिए क्या क्या उपाय लगा होता है? तो फायर सेफ्टी में क्या होता है ना कि पूरे मॉल में पाइपिंग किया होता है, जिससे कि बाहर में एक आउटलेट निकला हुआ होता है, जिससे कि हम पानी डाल सकें, और पानी स्प्रिंकल होता है पूरे बिल्डिंग में। मतलब ऐसे समझिए कि पूरी बिल्डिंग में बाहर पानी के लिए पाइप लगे होते हैं, पीने वाला पानी के लिए नहीं, आग बुझाने वाले पानी के लिए पूरी बिल्डिंग में पाइप लगे होते हैं। ऊपर टॉप फ्लोर, ऊपर सीलिंग में दिखेगा पाइप आपको, क्योंकि आजकल फॉल्स सीलिंग का जमाना है। तो फॉल्स सीलिंग अगर काट दे किसी आप जा करके, तो उसके अंदर आप देखेंगे लोहे का पाइप, रेड कलर का खास करके पाइप होता है। तो वो जो रेड कलर का पाइप होता है वो वाटर स्प्रिंकलर होता है। मीन्स उसका एक आउटलेट बाहर निकला हुआ होता है, ताकि अगर आग लग जाए तो कोई दमकल आए और उस वहां से पानी उसमें दे, और वो पानी क्या होगा, पूरी बिल्डिंग में स्प्रेड होगा, स्प्रिंकल होगा। तो वो पानी पूरी बिल्डिंग में स्प्रिंकल हो, स्प्रेड हो, तो कोई उसको खोलेगा थोड़े स्प्रिंकल होने के लिए। तो होता क्या है कि लो मेल्टिंग प्लग होता है उसमें लगा हुआ, छत के ऊपर जो पानी स्प्रिंकल करने के लिए जो प्लग लगा होता है, वो लो मेल्टिंग प्लग होता है। थोड़ा सा भी फायर से टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो प्लग अपने आप खुल जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। हाँ, इन माइन स्कूल टू, हाँ स्कूल में भी होता है।
सोल्डर, हाँ सोल्डर क्या होता है बेटा, मना करता हूं ना मैं लिखने से, मैं पूछूंगा तब लिखना, तुम्हारी आदत नहीं सुधर रही है इसलिए मैं टोक रहा हूं। विराज, हार्दिक क्यों लिख रहे हो भाई, मैं पूछूंगा तब बोलना, पहले मैं अपने मन से 4th डाउट ले लिया, फिर भी पूछ रहे हो। हम पूछेंगे कि 1 से 12 कोई डाउट है तब पूछना। सोल्डर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप देखते होंगे कि जब कनेक्ट करता है तो आप किसी ये में जाते होंगे तो एक ऐसा इस तरह का, मेरे पेन जैसा पेन है मेरा, ऐसा एक लेता है, इसमें वायर लगा होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है और ये गर्म होता है, और एक व्हाइट कलर का मटेरियल होता है उसको सोल्डर बोलते हैं, और व्हाइट कलर का मटेरियल को ऐसे लगाता है तो वो मेल्ट कर जाता है। अब मेल्ट करके दो वायर को छोटे छोटे, जैसे टीवी के पीछे के यूनिट में आप देखोगे, स्टेबलाइजर में देखोगे, फैन में देखोगे, जो छोटे छोटे नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं ना, उसको जोड़ने के लिए सोल्डर को यूज करते हैं। याद आया, समझ में आया सोल्डर क्या है हार्दिक? हाँ, यूज्ड इन कनेक्टिंग वायर, छोटे छोटे वायर या ये सेमीकंडक्टर की जो मटेरियल होता है उनको जोड़ने में यूज होता है सोल्डर। व्हाइट व्हाइट तार होता है, सोल्डिंग करना, या सोल्डिंग करना हो तो जो मटेरियल से सोल्डिंग करते हैं उसको सोल्डर बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ 1 से 12 तक कोई डाउट है? हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन आलम? 24H2O रहता है, डिपेंड अपॉन कि कौन सा आलम है, K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ये पूछने वाली बात थोड़ी थी यहाँ पे। आलम कई तरह के होते हैं, बट अपन ने जो आलम बताया K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये आलम का फॉर्मूला है। बिस्मुथ इटसेल्फ एलिमेंट है मोहित, बिस्मुथ इटसेल्फ एक एलिमेंट है। नाइट्रोजन के ग्रुप का है बिस्मुथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। नाइट्रोजन के ग्रुप का है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। Which precious metal is used as drug in chemotherapy for treatment of cancer? Platinum. Cisplatin, ये कंपाउंड का नाम है। Cisplatin is used in chemotherapy for treatment of cancer. कहिएगा सर सिस्प्लेटिन क्या है, तो इसका फॉर्मूला है सिस, सिस ट्रांस होता है, आगे आपको समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला है सिस PtCl2 NH3 होल 2, और इसका स्ट्रक्चर होता है PtCl Cl NH3 NH3। इस कंपाउंड को बोलते हैं सिस्प्लेटिन, इस कंपाउंड को बोलते हैं सिस्प्लेटिन, और ये कंपाउंड यूज होता है केमोथेरेपी में कैंसर को ठीक करने के लिए। ऋतिक आप भी लिख दोगे बेटा, यही तो आपको सीखना है, आप भी लिख दोगे बेटा, है ना? आप भी लिख दोगे, यही सीखना है आपको, आईटी करना है, तो आप सारा ध्यान पढ़ने पे लगाओ, है ना? एलिमेंट विच इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शन, कौन सा एलिमेंट न्यूक्लियर रिएक्शन में फ्यूल की तरह यूज होता है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, यूरेनियम यूज होता है, और भी यूज हो सकता है बट यूरेनियम यूज होता है। नेम ऑफ एन एलिमेंट एंड ए वैली नियर सैन जोस, सैन जोस कैलिफोर्निया में एक सिटी है, और वहां वैली सिलिकन वैली बोलते हैं, तो सिलिकन होगा। सो डीपीपी नंबर 0 तो हो गया, उसके बाद देखिए डीपीपी नंबर, रेस नंबर 1 की बात कर रहे हैं, रेस नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ये भी आपका होमवर्क में शामिल था।
इसमें आंसर भी मैं आज भेज चुका हूं, तो मुझे बड़े सिंपल से क्वेश्चन लगे। तो इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे बताना आपका कोई डाउट है तो। मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर क्वेश्चन नंबर 9 बता दो, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं और उसके बाद हम आपके डाउट ले लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपने पूछा, ठीक है, हम ले लेंगे 4 को, पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। करा मैच each description below with the following microscopic picture. More than one picture may fit for each description. A picture may be used more than once or not used at all. ठीक है। ए ऑप्शन है कंटेन द गैसियस कंपाउंड। गैसियस कंपाउंड होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए तो दो तरह का एलिमेंट होना चाहिए। तो पहला का फर्स्ट आंसर नहीं करेंगे क्योंकि देखो दो गोल गोल है, दो गोल गोल है मींस एक ही तरह का एलिमेंट है, जैसे H2 हो सकता है फर्स्ट में, तो फर्स्ट आंसर नहीं करेंगे। चूंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है तो हम इसे गैस तो मानेंगे, फर्स्ट में गैस तो है बट कंपाउंड नहीं है, तो फर्स्ट आंसर नहीं करेंगे। सेकंड देखो, सेकंड में कंपाउंड है, ये और ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन है एक मोनोऑक्साइड है, तो ये कंपाउंड है और दूर दूर भी है, तो सेकंड आंसर होगा ए का। पहले मुझे बताना ए का सेकंड आंसर होगा या नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ए का आंसर एक सेकंड होगा, ये समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। थर्ड भी आंसर होगा। देखो जैसा ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने कहा इसको मान लो, तो थर्ड ऐसा यहां भी है, कुछ और भी है इसमें, उससे मतलब नहीं है, बट गैसियस कंपाउंड ऐसा तो है ना, और यहां भी है, तो थर्ड भी होगा। और वैसा फोर्थ में भी है, देखो ना कंपाउंड है, ये दो अलग तरह का एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक अलग एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दो एलिमेंट से कंपाउंड बना है, लाइक CO। मान लो ये C है, ये O है, तो ये CO हो गया। सो फर्स्ट सेकंड होगा आंसर ए का, ए का आंसर लिख रहे हैं, ए का आंसर सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ मुझे सॉलिड लग रहा है। 6 में भी एलिमेंट है, नो डाउट, 6 में भी एलिमेंट है, बट प्रॉब्लम क्या है, कंपाउंड नहीं है, अलग अलग एलिमेंट है। तो ए का आंसर सेकंड थर्ड फोर होगा, इसमें डाउट आ रहा है क्या किसी को? सिर्फ वो बच्चे लिखेंगे जिसको डाउट आ रहा है। ए का आंसर सेकंड थर्ड फोर में किसी को डाउट आ रहा है तो वो लिखेगा। यह समझ में आ गया? राहुल सिंह डाउट है, यस नो? डाउट है, यस नो? नो प्रॉब्लम, हार्दिक ने लिख दिया, वेरी गुड। ए तो समझ में आ गया। बी देखिए, कंटेन द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस एलिमेंट। गैस है, एलिमेंटल फॉर्म में है, और दो तरह का गैस है। तो पहला में एलिमेंटल फॉर्म में तो है मॉलिक्यूल, एक ही तरह का एलिमेंट है, बट दो तरह का गैस नहीं है, टू गैसेस, तो पहला तो नहीं होगा बी का। दूसरा में क्या है, टू गैसेस एलिमेंट। बी जो है, बी में भी क्या है कि एलिमेंट है, नो डाउट, दो गैस भी हैं, बट दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है। जैसे कहने का मतलब 6, आप देखो 6 आंसर हो जाएगा, ये गैसियस एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, ये वाला, और ये एक अलग एलिमेंट है, तो बी में आंसर 6 होगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई और आंसर होगा, दो तरह का गैस होना चाहिए और दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। तो पहला मैंने काटा कि एक ही तरह का गैस, दूसरा मैंने काटा कि दो तरह का गैस है बट दोनों एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, एक एलिमेंटल फॉर्म में है और एक कंपाउंड फॉर्म में है। तीसरा भी मैंने काटा कि दो तरह का गैस तीसरे में है बट दोनों एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, जो सॉलिड ये एलिमेंटल फॉर्म में है, ये और ये कंपाउंड फॉर्म में है। फोर्थ में सभी कंपाउंड फॉर्म में है, पांच तो गैस है ही नहीं, लिक्विड या सॉलिड हो सकता है,
तो सिर्फ 6 आंसर होगा बी का। ये समझ में आया नहीं है? बताइएगा, बी का आंसर सिर्फ 6 होगा, ये समझ में आया या नहीं आया? यस नो आया, वेरी गुड वेरी गुड। सी देखिए, सी का आंसर क्या होगा? सॉलिड एलिमेंट। तो देखिए इसमें सब मॉलिक्यूल दूर दूर है, यहां भी 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 दूर दूर है, केवल 5 में क्लोज है, तो सी में 5 आंसर होगा। सी तो एकदम डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है 5 में सबसे कम है। डी देखिए, कंटेन द मिक्सचर ऑफ ए गैसियस एलिमेंट एंड गैसियस कंपाउंड। मिक्सचर है एलिमेंट का और कंपाउंड का, तो सेकंड आंसर होगा। देखिए ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, और ये वाला सेम ही तरह के एलिमेंट है, सेम ही तरह के एलिमेंट है, सेम ही तरह के एलिमेंट है। इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, तो सेकंड आंसर होगा। थर्ड भी आंसर होगा। थर्ड में क्या है? ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, गैस में है, ये वाला कंपाउंड है, और ये एलिमेंट है, एक ही एटम है तो एलिमेंट ही होगा, ये एलिमेंट है, तो थर्ड भी आंसर होगा। और कोई आंसर होगा? नहीं, और कोई नहीं। अब किसी को डाउट आ रहा है इस 9th नंबर क्वेश्चन में, तो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपने फोर्थ पूछा है, रोशन रंजन आप किसके लिए, ए बी सी डी किसके लिए पूछ रहे हैं? फोर्थ क्यों नहीं होगा? रोशन रंजन आप बोलिए, किसके लिए पूछ रहे हैं? ए बी सी डी किसके लिए? रोशन रंजन आप किसके लिए पूछ रहे हैं? फोर्थ क्यों नहीं होगा? डी के लिए। वेरी गुड। देखिए डी में कह रहा है कंटेन ए मिक्सचर ऑफ गैसियस एलिमेंट एंड गैसियस कंपाउंड। मिक्सचर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मिक्सचर बोल रहा है। देखिए मिक्सचर बोल रहा है, क्या आपको लगता है इसमें मिक्सचर है? देखो एक ही तरह के कंपाउंड है, जैसे इसको मान लो आप कार्बन, इसको ऑक्सीजन, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, ये भी 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 कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। तो क्या ये मिक्सचर है बेटा? रोशन रंजन, पूरा का पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर नहीं है। समझ में आ गया नहीं आया? बोलो ना बेटा रोशन। क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों ने पूछा है स्पेसीज कोई एक्स है विथ मास नंबर 37 है। मास नंबर ध्यान दीजिए, मास नंबर 37 है, तो इसमें मास नंबर 35 है, इसमें मास नंबर 35 है, ऐसे ही गलत हो गया। सी और डी तो ऐसे ही मैंने कट कर दिया। अब आंसर या तो ए होगा या बी होगा, ये सोचना है। तो कह रहा है मास नंबर 37 है एंड कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। कह रहा है जितना इलेक्ट्रॉन है उससे 11.1% ज्यादा न्यूट्रॉन है। तो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन के बारे में बोल रहा है कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 18 प्लस 18 का 11.1 बाई 100, और ये लगभग लगभग हो जाएगा 18 प्लस ये लगभग 2 आएगा 20। न्यूट्रॉन 20 है। न्यूट्रॉन 20 है तो मास नंबर देख लीजिए सही है कि नहीं। मास नंबर बराबर हो जाएगा 20 न्यूट्रॉन
और प्रोटॉन इसमें कितना होगा बेटा? 17 प्रोटॉन। ये प्रोटॉन बराबर 17, तो मास नंबर हो गया 37। तो ए तो आंसर है। अब बी चेक कर लेते हैं कि बी आंसर है या नहीं है। बी चेक कर लेते हैं। बी में देखो न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं, तो न्यूट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन है प्लस 17 इंटू 11.1/100, और न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 17 प्लस ये जो आएगा ये 1.8 के आसपास आना चाहिए, बट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। 17 इंटू 11.1 डिवाइडेड बाई 100, 1.899 ले लो, 1.9 ले लो। ये 1.9 ले आ रहा है, तो अपन ऐसा करते हैं, इसको लगभग 2 ले लेते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर 2 लेंगे तो ये 19 होगा। प्रोटॉन कितना होगा? तो प्रोटॉन तो भाई पहले से 17 ही है, तो मास नंबर कितना हो जाएगा? मास नंबर होगा 19 प्लस 17, 17 दूनी 34, 35, 36 ही होगा। मास नंबर 37 होना चाहिए, 37 होना चाहिए मास नंबर, और यहाँ 36 आ गया, तो बी भी आंसर नहीं होगा। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। सो दोनों डीपीपी मैंने जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस कर दिया हूं। आज मैं आपको कुछ और होमवर्क भेजूंगा, एक रेस दूंगा और थोड़ा सा सीट से भी दूंगा, लेकिन मेरी आपसे उससे पहले एकदम एकदम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का करेंगे, और वो लिखेंगे 1 से लेकर के 38 तक, 1 से लेकर 38 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और हम अगली क्लास में 1 से लेके 100 तक जितने भी एक्सेप्शन है वो पढ़ाएंगे। फिर एक्सेप्शन का थोड़ा बहुत रीजन आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सेप्शन का रीजन क्या है। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको हैंडआउट भेज देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पहले मैं सेव कर लूं। कितना नंबर लेक्चर था आज? 6 था ना? हाँ 6 था। 6 डॉट नॉट नेसेसरली, सभी इफ्लोरेसेंट नहीं होते हैं, सभी नहीं होते। सभी जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, वो गारंटी नहीं है कि सभी इफ्लोरेसेंस ही होंगे, गारंटी नहीं। मोस्टली होंगे बट सभी नहीं।
ये लॉकडाउन वगैरह के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ना, आपको डिजिटल माध्यम से दिया जाए। अपन कुछ नहीं जानते, कंफर्म कुछ नहीं कर सकते। हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं बेटा जिससे ना हमेशा कुछ ना कुछ रेज निकलते रहते हैं। अल्फा पार्टिकल निकलता है, बीटा पार्टिकल निकलता है, गामा पार्टिकल निकलता है। रेडिएशन होता रहता है, समथिंग लाइक रेडिएशन, कुछ ना कुछ उससे निकलता रहता है। एलिमेंट का डीके होता रहता है। एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। धीरे धीरे क्लियर होगा विरल, चिंता मत करो। अब पूछ रहा है क्वेश्चन 5 रेस 1, बाकी पहले कहाँ थे? अब मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, कह रहा है ऐसा ऑक्साइड जिसका हम सिंदूर बनाते हैं। किस मेटल का ऑक्साइड? तो लेड मेटल का ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड FeV3O4 सिंदूर का फॉर्मूला है। तो उसमें कौन सा मेटल यूज करते हैं? लेड, लेड यूज करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 रेस 1, हम रेस 0 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आदित्य। अगर आपसे देखो, अब तो मैं मटेरियल ये कर रहा हूँ, रुक जाओ एक बार, मुझे मटेरियल अपलोड करने दो, फिर बता के जाऊंगा। आदित्य मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का बी मैं बताता हूँ बेटा, लेकिन मैंने मटेरियल अपलोड कर दिया। मुझे बताना आपको मटेरियल मिला या नहीं मिला। आपको स्क्रीन दिख रहा है? आदित्य बताना, स्क्रीन दिख रहा है? बट मैं क्वेश्चन ला नहीं पा रहा हूँ, शायद कुछ ये हो गया है ना। तो आपने 5 का बी पूछा, E/m। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बेटा, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और ये कूलम। तो E/m निकालोगे तो क्या आएगा? मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर 16 हो गया, ये 9.11 हो गया, और ऊपर आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड करना होगा, तो 10 का पावर -20, और नीचे वाले 10 का पावर +31। 16/9.11 ये आएगा 1.75 लगभग इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ये आंसर होगा। और चूंकि माइनस साइन दिया हुआ है, तो माइनस साइन इसलिए दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन को चार्ज को साइन के साथ ले रहा है, तो माइनस लगा दो, चार्ज को साइन के साथ लेंगे। मुझे बताना बेटा आदित्य, समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। एंड प्लीज पहले पूछ लिया करो बेटा। थैंक यू वेरी मच। मटेरियल अपलोड हो गया, एक बार फिर से बताना। कृष्णा जी, आपका डाउट सही है कि रेस 0 का बहुत सारा पॉइंट आपने 10 तक नहीं पढ़ा था, तो फिर उसे कैसे सोल्व करना था। जितना करना था उतना ठीक है, 50% या 20% जो भी सोल्व हुआ, बाकी पॉइंट चूंकि रटने वाले थे तो वो हम आपको बताते हैं। इसीलिए तो हर रेस 0 का हर क्वेश्चन हमने क्लास में किया, इसलिए। लेकिन रेस 1 का हर क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि रेस 1 पढ़ाया हुआ था, रेस 0 पढ़ाया हुआ नहीं था। 0 नाम दिया, देखो ना, 0 नाम दिया, 1 से स्टार्ट नहीं किया। 0 इसीलिए दिया कि आप प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे है। बट ठीक है, हो सकता है, इनऑर्गेनिक जनरली कम पढ़ाते हैं लोग स्कूलों में, तो इसीलिए तो हर क्वेश्चन उसका मैंने बताया। मेरे बताने के बाद तो सॉल्व हो जाएगा ना बेटा रेस 0।
हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये सब नहीं पता है मुझे कि रिसफलिंग टेस्ट कब है और ये सब। थैंक यू, बाय एवरीवन, बाय।